आइए, हमारा अगला जो काम आता है वो आईएफआरएस से स्टार्ट होता है। अगला जो है वो है हमारा आईएफआरएस के व्हाट इज द आईएफआरएस। आईएफआरएस है क्या? नॉट मच, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं तो सेफ लेके चलता हूं कि ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। वो तुक्के वाला काम नहीं करना है कि भाई ये आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी चीजें कवर करेंगे, उसमें से फिर एक्सपेक्टेड करेंगे कि आप पढ़ के सब कुछ चले जाओ, नॉलेज हर कुछ का हो, और कुछ क्वेश्चंस को एकदम श्योर श्योर करके चले जाओ। एटलीस्ट अगर जो श्योर श्योर करके गए हो वो पेपर में आ जाए तो वेल एंड गुड है भाई, वो तो करके आए हैं। अगर पेपर में कुछ भी अगर मतलब मान लेते हैं कि जो पढ़ के गए वो नहीं आए, तो ऐसी चीजें आ गई जो आपने सुना तो है, कम से कम उसके बारे में लिख तो सकते हो। तो दैट्स वाई मैं पूरा का पूरा करा रहा हूं आपको। आईएफआरएस क्या है समझिए पहले इसको। देखिए, पता है हुआ क्या, पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, और हमारे भारत में आपको पता होगा कि जो करेंसी है, पहले इतना मॉनेटरी चीजों में नहीं काम होता था। एक्सचेंज आपने सुना होगा कि ये सामान दे दो और ये सामान ले लो, इस तरीके से काम होता था। करें सर, मैं बुक के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो 3 ईयर के प्रोग्राम अच्छे से कर रही हूँ, ऑनर्स भी। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है पूनम। चलिए अभी पहले इसको देखते हैं। 1947 में आजाद हुआ, जब हमारे देश का अकाउंटिंग सिस्टम, जब पैसा ही नहीं था, चीजें चलती कैसे थी भाई, गेहूं ले लो चावल दे दो, गेहूं के बदले कपड़े मिल जाते थे, ये चलता था। तो उसकी अकाउंटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, उसकी अकाउंटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और ना ही अवेयरनेस थी कि भैया अकाउंटिंग अकाउंटिंग भी कुछ है। तो उस हिसाब से चलता था। इसके बाद हमारे भारत के अंदर जरूरत पड़ी अकाउंटिंग की कि भाई कोई ना कोई तो अकाउंटिंग करेगा। तो 1949 में 1 जुलाई 1949 में हमारे CAICAI का गठन करा गया कि भाई एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारी अकाउंटिंग को सारी चीजें संभालेगा। तो इनको सारी जिम्मेदारी दी गई, और इतने में धीरे धीरे हमारे इंडिया को बहुत सारी चीजों की जरूरत आ पड़ी। और जब जरूरत आई तो 1991 में 1991 में मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम पे इकोनॉमिक्स थे, इंडिया के अंदर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके आए। अब ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले क्या था कि हम इंडिया के अंदर, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने ज्यादा, और अदर जिसने भी राज किया था भारत के ऊपर, भारत को कहते थे पहले के सोने की चिड़िया, तो इतनी सारी चीजें नहीं थे, राजा थे, आराम से खुश रहते थे। मतलब सतयुग जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का माहौल था। फिर अंग्रेज आए, फिर अदर पर्सन आए जो कि मुस्लिम आए, जिन्होंने कंट्री के ऊपर काफी दिनों तक राज किया। तो जब अंग्रेजों ने इतना ज्यादा हैरेस किया था ना भारत को, जिसने भी राज किया सभी ने मिलके, कि भारत का ना मनोबल टूट सा गया था। इनके मन में एक ऐसा डर सा हो गया था कि भाई अगर मैं विदेश से, यानी इंडिया के बाहर से, अगर आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का रूल पता है कैसे था, मैं जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, कि वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, और ट्रेड करके धीरे धीरे पूरे भारत पे उसने कब्जा किया था। तो इंडिया के बाहर इंडिया वालों ने इतना डर गए थे आजादी के बाद कि वो सोचते थे यार इंडिया के बाहर हम कोई डील करें ना करें, मतलब एक होता है ना कि एक बड़ी दिक्कत सी, समस्या सी आ गई। और मनमोहन सिंह ने जब इस बात को रियलाइज किया कि इंडिया के पास
पैसे तक नहीं है कि वो सभी कर्मचारी को पैसे दे पाए, हालात ऐसे हो चुके हैं क्योंकि करेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा था और इंडिया पे करेंसी आ नहीं रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, हमारे पास चीजें सुविधाएं नहीं मिल रही थी कि चीजों को अच्छी बना के फास्ट से काम कर पाए। पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा था लेकिन उस चीज को हम इतनी ज्यादा एक्टिवली नहीं कर पा रहे थे। तो ये लेके आए कि भाई इंडिया के अंदर अब ग्लोबलाइजेशन होगा और 1991 के अंदर इन्होंने क्या करा कि भाई अब बाहर इंडिया सबको एक तरीके से इकोनॉमिक में कन्वर्ट करने का ऐसा रूल लेके आए जिसके अंदर एफडीआई वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। फिर इंडिया को नीड पड़ा और 1949 में देखो अकाउंटिंग का तो हो ही गया था, तो इंडिया ने सारी चीजों को देखा। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आया कि यूएसए जो है और इंडिया है, इसकी अकाउंटिंग अलग है, इसकी अकाउंटिंग अलग है, या फिर यूके जो है या फिर और अदर कंट्री उसकी अकाउंटिंग अलग है, और बाकी के कंट्री में अकाउंटिंग एक जैसे थी, हमारी अकाउंटिंग अलग चल रही थी। हम सिंगल हिस्ट्री कह रहा हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम पे चल रहे हैं, वहां पे डुअल एंट्री आ चुका है, वहां पे सारी चीजें अलग अलग है। तो हम आपस में एक दूसरे से अगर चाहते थे ना कि ट्रेड कर पाए या हमारी कंट्री कंपनी कोई बाहर जाए या वहां की कंपनी कोई आए आपस में ट्रेड करना, तो वहां अकाउंटिंग सिस्टम में ना हमें दिक्कत होने लगी। तो फिर एक मीटिंग बुलाया गया और उस मीटिंग के अंदर डिस्कस जो भी होता था, इस मीटिंग के अंदर ऐसे समझो कि सभी देश के जितने भी फाइनेंस थे और जो भी उनको लीडरशिप करने जाता था वो होते थे, और वो एक कॉमन चीजों पे डिस्कस करके एक पॉइंट निकाला करते थे कि भाई ये वाला काम ना ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी एक ही दिन में मुद्दा डिस्कस हो गया, धीरे धीरे करके। तो वो जो कॉमन चीजें थी उसको पूरी कंट्री मिलके अपने देश पे एप्लीकेबल करते थे। ताकि ऐसा क्यों करते थे? ताकि सभी की अकाउंटिंग एक जैसी हो जाए। अगर मैं एक ही बार बोलूंगा कि कल से इंडिया वाली अकाउंटिंग खत्म, यूएस वाली चालू होगी, तो भाई इंडिया पूरा ठप हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके लाते गए। तो जो यहाँ पे डिस्कस होता था ना, और जो डिस्कस होने के बाद एक कॉमन रूल निकलता था, उसको बोलते थे हम IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड को देखने के बाद फिर हमारे जो ICI थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया करते थे, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंप्लीमेंट होते ही यहां से जो बच्चे CA पास आउट होते थे वो पढ़ के निकलते थे, तो वो जब भी आगे फर्दर जाते थे तो वही अकाउंटिंग करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके आप देखोगे तो अब यहां के बाद इस AS को भी खत्म किया जा रहा है। अब आ रहा है हमारा इंड AS, जिसकी वजह से अब ये सारा का सारा एक तरीके से मान के चलो काफी हद तक एग्जैक्टली IFRS का ही पूरा कॉपी चल रहा है। तो IFRS का जन्म हुआ क्योंकि हमें अपने अकाउंटिंग को सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं ले जाना था, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना था। तो इसलिए इसका सारा का सारा हुआ। आ जाइए सर, क्या कहता है? बस थोड़ा सा आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया, आप अब समझ जाएंगे कि क्या है। कहता है IFRS क्या है? दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एक्सेप्टेड ग्लोबली, जिसको ग्लोबली का मतलब क्या है? सभी मैंने बोला बैठ के काम करते थे। नाउ स्टैंडर्ड फ्रेम ब्रॉट आउट, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फ्रेम होता है कहां से हुआ? बाय आपका AISB, ये पहले बोर्ड बनाया था इन्होंने, ठीक है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। द बोर्ड ऑफ स्टैब्लिश इन 2001 में हुआ। उससे पहले जो बोर्ड हुआ करता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इसको खत्म कर दिया गया, जो कि हमारा 1973 में बनाया गया था, डिसॉल्व हो गया 2001 में और नया बोर्ड बना दिया गया। ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IASC जो पुराने वाला था कॉल्ड, उसको नाम दे दिया गया IASS, बट ऑल अर्लियर IASS टिल कंटिन्यू, जो कि पूरा रहा, और उसके बाद अडॉप्ट एज IFRS, नॉट ओनली AISB पुराने वाला फॉर्मुलेटेड अडॉप्टेड IFRS ऑन द कंटेंट सब्जेक्ट टू द देयर
तो यही सारी बातें लिखी गई है कि इस हिसाब से था। तो व्हाट इज आईएफआरएस? आईएफआरएस एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम है जो कि पूरे इंडिया के ऊपर मतलब पूरे कंट्री ग्लोबलाइजेशन करेगा। क्यों चाहिए आईएफआरएस? ताकि हम अकाउंटिंग कर पाए, एक दूसरे कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर पाए और हमारी लैंग्वेज एकदम सेम हो अकाउंटिंग की। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं डेबिट व्हाट कम्स इन, वो कह रहा है डेबिट व्हाट गोज आउट, तो नहीं चलेगा उस हिसाब से। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट भाई होगा हमारे पास एफडीआई बढ़ेंगे, बाहर के देखो बेनिफिट इकोनॉमिक को होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। बेनिफिट होगा कॉर्पोरेट्स को, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा पाएंगे। अब देखा मैंने एक टीवी में ना, मैंने देखा कि अब इंडिया से एक समोसे वाला इंग्लैंड में समोसे बेच रहा है। मैंने ऐसे रील में देखा, तो समोसे वाला समोसे बेच रहा है। तो यही तो है कि जब वो यहाँ से सारी चीजें सीख के जाएगा उसी के हिसाब से कि भैया अकाउंटिंग सेम है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंडस्ट्री को बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो कि यूजुअली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यहां से स्टार्ट होता है हमारा AS2, यहां से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। सबसे पहले हमें समझना होगा इन्वेंट्री क्या है। जिसको हम स्टॉक बोलते हैं वो इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री देखो, स्टॉक बोल लो या इन्वेंट्री बोल लो, इन्वेंट्री को 3 हिस्से में बांटा गया है। एक हमारा रॉ मटेरियल जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, एक हमारा WIP जिसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, एक FG जिसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। 3 है। हर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये 3 कैटेगरी के मिलेंगे, और जो ट्रेडर है उसके पास सिर्फ ये मिलने वाला है। जो किसी चीज को बना के बेचेगा उसके पास 3 मिलेगा। तो हुआ यूं कि इनके प्राइस ना बड़े फ्लैक्चुएट होते हैं स्टॉक के। अब जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड जैसे कोई भी गोल्ड स्मिथ सुनार है, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे और मैं सिंपल सा कहता हूं चेक करने के लिए, आज रेट पूछोगे कल रेट पूछोगे तो अलग अलग रेट होगा दोनों। पर डे रेट क्या होता है इसका, चेंज हो जाता है। उसके लिए तो इन्वेंट्री है, और इस इन्वेंट्री में इतना रिस्क रहता है कि कई बार बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए यार इसको कैसे ऑपरेट किया जाए, इसके ऊपर क्या रूल बनाए ताकि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। इन्वेस्टर आज देख के गया, पैसे लगा के गया, कल देख के गया यार ये स्टॉक कम हो गया, यार ये चीजें क्या चल रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बनाया गया कि स्टॉक के ऊपर किस किस हिसाब से रूल बनेगा, कैसे क्या होगा। इसके अंदर काफी मेथड्स थे, जैसे कि लीफो हो गया, फीफो हो गया, ये सारे मेथड्स बनाए गए। तो व्हाट अबाउट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि हमारे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, इन्वेंट्री के ऊपर सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है। कहता है सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री समझिए। कोई भी स्टॉक जो लास्ट में बच जाता है स्टॉक होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल होता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी वर्क में चल रहा है, और फिनिश गुड्स जो कि पूरा तैयार हो गया। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप चाय बनाते हो ना, तो आपके लिए दूध जो है ना, मिल्क, वो है रॉ मटेरियल। जब दूध में चीनी और चाय पत्ती मिला के गैस पे रखते हो, स्टोव के ऊपर रख रहे हो, तो ये आपका माना जाएगा क्या? ये माना जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये माना जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट इन द सेंस जब आप चाय पीने की तैयारी करोगे तो उसे बोलेंगे फिनिश गुड्स। उसको क्या बोलेंगे हम? फिनिश गुड्स बोलेंगे। ठीक है ना, फिनिश गुड्स बोलेंगे। आइए आगे। द मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री अपॉन द टेबल, सॉरी कहता है नेचर ऑफ इन्वेंट्री डिपेंड अपॉन बाय द एक्टिविटी। मैंने पता नहीं क्या पढ़ दिया वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए और इसके लिए एंड ऑल। अब इन्वेंट्री की
वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो बोला गया सिग्निफिकेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या फायदा होगा हमारे, क्या इससे बेनिफिट होगा, तो हमें अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाएंगे इसकी वजह से। फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेगा हमारा, कि भाई हम अगर सही से वैल्यूएशन इन्वेंट्री के करेंगे तो सही से बताएगा। आपका फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब हम एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कितना हमें इन्वेंट्री बनाना है, कितना नहीं बनाना है, एंड ऑल ये सारी चीजें। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो देखो पीरियोडिक क्या होता है, जैसे मैं मान लो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, मेरे पास गोडाउन में माल आता है और इस माल को मैं अपने रजिस्टर में जैसे माल आता है मैं लिख लेता हूं, फिर माल आया फिर लिख लिया, 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 फिर माल आया फिर लिख लिया। यानी रेगुलरली अपने रजिस्टर के ऊपर जो भी सामान आता है उस रजिस्टर पे आप रिटर्न करते जाते हो टाइमली बेसिस पे, तो इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कई बार क्या होता है, माल आता है, हम क्या करते हैं, जिसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 और फिर आपका 4 5, हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक आया और स्टॉक आते ही हमने क्या करा, यार आने दो अभी बाद में लिखेंगे, रजिस्टर आपने इकट्ठे एक ही दिन बैठे और 5 तारीख को आपने कंप्लीट कर लिया। जैसे मेरा क्लास वर्क, अभी आप पेपर में पता है कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, पीरियोडिक वाला, पूरे साल तो पढ़े नहीं और अब पढ़ने जा रहे हो, तो ये पीरियोडिक कर रहे हो, एक ही बार सब सोचा यार कर लेते हैं। परपेचुअल क्या होता, धीरे धीरे सब पढ़ते, तो परपेचुअल का मजा ही कुछ और है, पीरियोडिक का भुगत रहे हो ना, इसे बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो 2 तरीके के इन्वेंट्री सिस्टम है, एक को हाथों हाथ लिखना दैट इज परपेचुअल, और बाकी को पीरियोडिक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बीच में डिफरेंस है, मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाया, वो समझ भी गए होंगे। इट इज द बेसिस ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन, इट इज बेसिस रेगुलर, आपका जो कि आएगा कंजम्पशन के बेसिस पे होता है। इट्स प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, पीरियोडिक मतलब एक साथ नहीं देता, महीने में एक बार दे देगा इस तरीके से, ये कॉन्टिन्यूस हमें इंफॉर्मेशन देता रहेगा, फटाफट से बता देगा भाई क्या है नहीं है, तो ये चीजें आप पढ़ेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली साइलेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, मैंने कहा था स्टॉक के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो कि रेगुलेटेड कौन कर रहा है, आईसीआई। तो कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको सामने एकदम लिखे हुए हैं कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री करता है, इसके बाद फिर मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री बताता है, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड बीइंग द कौन सा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, तो बोलता है विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उसको हम रियलाइजेबल वैल्यू कंसीडर करेंगे या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है और ये चीजें आप देखेंगे। ये वाला मुझे इन्वेंट्री जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं उनके लिए साइलेंट फीचर वाला इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आ गया, करेक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को, वैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मैं नॉर्मली समझा देता हूं। होता यूं है, सर पूछो क्यों है, मान लो हमारा हमेशा, ध्यान देना, ये हमारा 1 अप्रैल है, 1/4/2025 और मान लो खत्म होगा 31/3/2026, ठीक है ना, ये सब ओके जी, ओके जी, ये सारा। इसके बाद होगा यूं कि आपकी बैलेंस शीट इस दिन तो नहीं बन पाएगी, आपकी बैलेंस शीट इस दिन तो नहीं बना पाओगे। एक दिन में कैसे बना लोगे भाई, आप जैसे लोग सोते हो नहीं, रात को ऑर्डर कर देते हो, तो कैसे बनाएगा बंदा। तो कंपनी को ना, जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट जो है उसको बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ समय देती है, 30 सितंबर। और कंपनी ने इससे पहले भी बना सकती है अगर उनकी कम ट्रांजेक्शन है, तो कंपनी ने यहां पे अपनी बैलेंस शीट बना ली है।
अब ये बैलेंस शीट जो बनाया है ना, इस बैलेंस शीट के ऊपर साइन होंगे। मान लेते हैं ये हमारा 1/8/2026 में बैलेंस शीट बन के तैयार। इसके बाद कंपनी जो होता है उसको चलाने की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। सेकेंड सेमेस्टर का बैच लॉन्च हो गया है, उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा चैप्टर आएगा, और वो मैं पूरा बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। तब पता चलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम, बहुत चीजें हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, जो पर्सन होते हैं इसके अंदर कुछ, वो इस बैलेंस शीट पे साइन करते हैं। इस पे क्या करते हैं? साइन। तो इसके बीच में जिस दिन बना है और उस दिन से बीच में गैप आ जाता है। समझ में? गैप आ गया। क्या गैप आ गया? कि भाई जिस दिन बना उस दिन साइन नहीं हुआ, कुछ गैप आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या कुछ ऐसे हैपनिंग जो हैं, वो यहां से लेके यहां तक जितने भी हमारे हैपनिंग है, जितने भी हमारे यहां हैपनिंग है, यहां से लेके यहां तक, वो सारे के सारे एक तो इवेंट, उसको हम इवेंट बोलेंगे। अगर कोई भी ऐसा काम हुआ जो कि हमें पहले नहीं पता था, बैलेंस शीट डेट के बाद पता चले, यानी पहले नहीं था उसके बाद पता चले, कोई ऐसा वर्क, उसके बोलेंगे इवेंट। जैसे कोई पैसे किसी ने चोरी कर लिए थे, यार वो बेड डेट, एक बंदे को सामान बेचा, वो तो मरा हुआ है लेकिन हम उसे डेटर में लेके बैठे हैं, यहां पता चल जाए ना इन ड्यूरेशन में, तब तो समस्या ही नहीं है। बैलेंस शीट के डेट के बाद पता चला। अब बैलेंस शीट के डेट के अंदर भी सस्पेंस है कि भाई तुम्हें या तो बैलेंस शीट बनने से पहले पता चला, या फिर बैलेंस शीट बनने, साइन होने से पहले पता चला, और एक होगा साइन होने के बाद पता चला। तो वर्ड आता है इवेंट अकरिंग। अकरिंग का मतलब होता है होना। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट की डेट तो ये है, ये प्रिपरेशन डेट है। इसके बाद अगर कोई इवेंट अकरिंग होता है जिसको हम इस वाले, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना कैलकुलेट करके, इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना कैलकुलेट करके, उसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? एडजस्टिंग इवेंट। इवेंट मतलब कोई ऐसा काम माइनस प्लस वाला, और इवेंट बोल देते हैं। और अगर कोई चीज हम यहां पे एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन या कुछ लेना पड़ेगा, उसको बोला जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में है कि हमारा बैलेंस शीट बन गया है और उसके ऊपर सिग्नेचर अभी हुआ नहीं है, सिग्नेचर बाकी है, बैलेंस शीट तैयार हो गया, और इसके पहले कोई घटना घट गई तो उस घटना को इस बैलेंस शीट के अंदर दोबारा हम रेक्टिफाई करके ठीक कर लेंगे, तो वो इवेंट कौन सा माना जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। और अगर यहां पे हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसे बोला जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसी के ऊपर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि राइट नोट शॉर्ट फॉलोइंग। तो यहां पे अगर आप, वैसे तो अलग से मैंने कराना है, यहां पे शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिंपल से एक वर्ड आ गया है कि भैया एक एडजस्टेड इवेंट है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या कहता है? देखो, कहता है एडजस्टिंग इवेंट आर इवेंट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस रिलेटिंग टू द कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट एंड दे रिक्वायर्ड चेंज टू इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भैया आपको बैलेंस शीट डेट पे ही पता चल गया कि ये गलती हो चुकी है, तो उसको चेंज करो ना। डेटर मर गया है तो आप ऐसा थोड़ी अगले साल आप देखेंगे, वो तो 31 मार्च के बाद पता चला है, आप चेंज कर दो उसको। एग्जाम्पल, एक ट्रेड कस्टमर है हु बैलेंस फुल स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड 31 मार्च, पेड फुल अमाउंट 1.5 लाख बिफोर द ड्यू डेट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, हमें लग रहा था ये डेटर पक्का भाग जाएगा, और मैंने अपने पीएनएल के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है, लेकिन पता चला यार इतना प्यारा डेटर था, वो तो पैसे दे गया। तो अब जो आपने पीएनएल के अंदर फालतू के पीएफडी बना रखे हैं उसको हटाओ, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको अप्रूव ही नहीं किया है। अप्रूवल के बाद, सिग्नेचर होने के बाद फिर करना पॉसिबल नहीं। एक ट्रेड कस्टमर है हुज बैलेंस फुल प्रोविजन, पढ़ दिया मैंने क्या? हाँ ये तो पढ़ दिया। इन इट, ये कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर रिड्यूस, हमारा इतने से हो जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, जो कि आप ऊपर बताया गया। जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएनएल को क्रेडिट करो भाई, सिंपल सी बात है, पहले जो डेबिट करके बैठे थे। कुछ अदर एग्जांपल,
द इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर इंक्लूड इन द ईयर फिगर, मतलब हमारे डेटर इंसॉल्वेंसी हो चुके हैं और उसको हमने अभी तक एडजस्ट नहीं किया, तो उसको एडजस्ट करो। द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग परमानेंट, आपका तो एसेट्स के वैल्यू में, क्योंकि आपका 31 मार्च तक तो लग रहा था यार सब कुछ ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ यार ये एसेट्स है धत तेरी की, ये एसेट्स तो बेकार ही हो गया बैलेंस शीट बनने से पहले। तो इसको इवेंट को एडजस्ट करो कि भैया बैलेंस शीट बनने के बाद ही हुआ है घटना, लेकिन मेजर है तो उसको। डिस्कवरी ऑफ एरर ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग मिले तो उसको ठीक कर लेना है, तो ये बोला गया इसमें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट शुड बी एडजस्टेड हो जाना चाहिए, शुड डिस्क्लोज, और इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी कर देना चाहिए कि भाई हमारे ना ये 31 मार्च के बाद हमें बातें पता चली है और ये उसी दिन हो गया था, 31 मार्च से पहले इसलिए एडजस्टमेंट किया है, या 31 मार्च के बाद एक डेटर हमारा मर गया है और हमें पता चल गया था तो हमने इसको बैलेंस शीट में कर दिया है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंसर्न द कंडीशन टू नॉट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे था ही नहीं, दे नॉट रिजल्ट चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज नहीं करते, मे सिग्निफिकेंट इनफ जस्टिफाई अकाउंट द फाइनेंशियल फिगर रिमेन आपका अनअल्टर्ड, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। द फॉलोइंग इवेंट कौन कौन से हैं, जैसे डिक्लाइन मार्केट वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट द एसेट लायबिलिटी आर नॉट appropriate event occurring after the balance sheet date such do not related to the, वो सिंपल बता दिया। अब एग्जांपल देख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था इतने का, जिसका मार्केट वैल्यू था ये, तो वैल्यूएशन जो कर दिया हमने ये करा 20 अप्रैल को जाके, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रपोज डिविडेंड होता है, ये भी हमारा नॉन एडजस्टेड इवेंट का पार्ट माना जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दी, तो इसमें हाईली मैं अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप ये टिक कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, तो लिख लीजिएगा, मैं इसको इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 4 है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बाकी और इसके ऊपर कई बार एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा एक केस स्टडी देगा और केस स्टडी में आपको पहचानना होगा कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, वो चीजें हैं, ठीक है ना साहब। इसके बाद गिव द डेफिनेशन AS5 ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको मैं अलग से अभी कराऊंगा, आज ही खत्म करेंगे इसको भी, और हम कुछ और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज खत्म करेंगे। लेकिन पहले, उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ करके हम आ जाते हैं जो हमारे थियोरिटिकल पोर्शन है ना। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 है। हाँ, एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। हालांकि प्रोग्राम में तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, ऑनर्स में कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो वो पूछ लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट ऑफ इक्विपमेंट क्या होता है, इसको बताइए। डेप्रीशिएशन यूजफुल डेप्रीशिएबल एसेट्स क्यों माना जाता है, इसको बताइए। तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा, आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोन एज अ फिक्स एसेट्स, इसके अंदर फिक्स एसेट्स मानी जाएगी। डेप्रीशिएशन क्या होता है हमारा, ये AS10 रिवाइज के हिसाब से जो कि हमारी वैल्यू को रिड्यूस कर दें एंड ऑल, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बड़ा पॉपुलर था, आज कुछ सालों से मैं देख रहा हूं 2-3 साल से आ नहीं रहा। SLM क्या है और WDV क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि डेप्रीशिएशन को निकालने के ना 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स हैं, एक SLM एक है, तो बहुत सारे मेथड लेकिन 2 पॉपुलर है, तो SLM और WDV। SLM में क्या होता है हमारा कि एक बार जो लगा दिया वो लग गया, और WDV में जो है हर बार चेंज होता जाता है। तो इसके थ्योरी अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो मैंने पढ़ा रखा है, आप डेप्रीशिएशन की फर्स्ट क्लास देखिएगा, वहां पे आपको इसके बड़ी डिटेल में थ्योरी मिल जाएगी, पढ़ के जरूर जाइएगा। और 11th में भी था ये। साइलेंट फीचर एक ये जरूर कर लीजिए आप, मतलब ऑनर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं, SLM WDV प्रोग्राम वाले बच्चे भी करके जाएंगे। चलिए, ये चेंज मेथड तो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द लीज, टाइप ऑफ लीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लीज वाले चैप्टर के अंदर, तो मुझे नहीं जरूरत लगता। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, तो जो कि मैंने इन दोनों की आपके डिफरेंसेस भी, जो लीज वाला चैप्टर है वहां थ्योरी कर चुका हूं, जस्ट आपको रीड करना है। आपको बस मैंने ये बता दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछा जाएगा। इसके अंदर भी आपका डिफरेंसेस है कुछ जो कि लीज के ऊपर बनाया गया था, तो वो आप देख लेंगे। अब डिपार्टमेंट
और इंडिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि ये रहा। सबसे पहले हम समझते हैं डिपार्टमेंट क्या होता है। देखो डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, और एक होता है ब्रांच। ब्रांच एसबीआई, आपको एसबीआई एक मिल रहा है सीपी में, तो एक मिल रहा है पीतमपुरा में, एक मिल रहा है रोहिणी में। डिपार्टमेंटल में बिग बाजार, बिग बाजार तो रहा नहीं, आप रिलायंस ले लो, या फिर आपका और भी बहुत सारे सुप, जहां पे एक ही छत के नीचे आपको सारे सामान मिल जाता है, लेकिन हर सामान के लिए अलग अलग सेल्समैन अलग अलग चीजें बना के रखते हैं सेपरेट वाइज, तो इसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट। और ब्रांच क्या होता है कि एक एरिया में एक ब्रांच होता है, उसके बाद दूसरे एरिया में होता है। तो ये छोटा डिपार्टमेंट वर्ड क्या है, छोटा है, और ब्रांच वर्ड क्या है, ब्रॉडर है। ब्रांच तो बहुत सारे हो सकते हैं, डिपार्टमेंट सेक्शन वाइज होता है। जैसे कि आप कई बार कपड़े वगैरह खरीदने जाओ, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल रहा है वुमेन्स के कपड़े, फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के, सेकंड फ्लोर पे मेंस के, थर्ड फ्लोर पे फुटवेयर। तो उन्होंने क्या करा, इस सेक्शन को कैटेगराइज कर दिया है, दैट इज अ कॉल्ड डिपार्टमेंट। अब आपने क्या करा, सपोज करो रिलायंस फ्रेश रोहिणी में भी है, रिलायंस फ्रेश आपको कॉर्नर प्लेस में भी मिल गया, आप यूपी में गए वहां भी मिल गया, तो वो रिलायंस फ्रेश जो देख रहे हो हर जगह खुला है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। और रिलायंस फ्रेश के अंदर जो चीजों को कैटेगराइज किया गया है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट एक छोटा वर्ड होता है कंपैरेटिवली। तो क्या कहते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज इन द डिपार्टमेंट। इसके अंदर डिफरेंट है हमारा अकाउंटिंग, डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर, इसके अंदर सेम ही रहेगा। लोकेशन, डिपार्टमेंट अकाउंट मेंटेन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे होता है भाई, और ब्रांच अलग अलग प्लेस पे होता है। एलोकेशन ऑफ द कॉमन एक्सपेंस, इसके अंदर एक्सपेंस को हम एलोकेट करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस को एलोकेट नहीं होगा। जैसे कि कुछ चीजें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो हमारे 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर को मैंने अलग अलग किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भाई तीनों का ही आया होगा। आप कैसे बोलेंगे कि भाई इसका 5 मिनट तूने लाइट ज्यादा जला दिया, इसका 3 मिनट कम जला दिया, तो ये तो बोल नहीं सकते। तो उसको हम रेशियो में बांटते हैं, जबकि ब्रांच के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है। करंट अकाउंट, देयर आर नो नीड मेंटेन एनी करंट अकाउंट, यूजुअली ब्रांच जो है वो करंट अकाउंट बनाती है कि किसका क्या है। प्रॉब्लम एंड रिकंसिलेशन, नो सच एज, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इन केस इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है, उसको करते हैं। तो ये था गाइस हमारा पूरा का पूरा थ्योरी, और इस थ्योरी के अंदर मैंने आप लोगों को कोशिश किया है कि इन्हीं थ्योरी में से आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि AS29 बहुत कम पूछा जाता है, अभी मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा। तो ठीक, मैं आधे घंटे का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे नहीं 10 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा से इस क्लास को डिस्कनेक्ट करके PYQ 2024 का अभी आपसे डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा सेशन रखना चाह रहा हूं आज। तो आधे घंटे 10 मिनट के बाद फिर मिलूंगा, PYQ डिस्कस करूंगा उसके अंदर आप, और ये सारी वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी।